नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। बिहार के दंगल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे सीट बंटवारे का दंगल। तो बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर कुल 3 चरणों में मतदान होने हैं। 28 अक्टूबर को पहले फेज का मतदान होगा, 3 नवंबर को दूसरे और 7 नवंबर को तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव कराया जाएगा। 10 नवंबर को मतगणना होगी। उसी के साथ बिहार में किसकी सरकार बनेगी, ये तस्वीर भी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। फिलहाल चुनाव ऐलान के बाद भी अभी तक सूबे के दोनों बड़े गठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने नहीं आया है। दोनों ही बड़े गठबंधन में सीट बंटवारे पर दंगल छिड़ा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव भी है। बावजूद इसके अभी तक सूबे के दोनों प्रमुख गठबंधनों में शामिल सियासी दलों के बीच सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हो सका है। चाहे सत्ताधारी एनडीए गठबंधन हो या फिर विपक्षी दलों का महागठबंधन, किसी भी तरफ से अब तक सीट शेयरिंग फार्मूला जारी नहीं किया गया है। हालांकि दोनों ही ओर से बैठकों और चर्चाओं का दौर जारी है। सियासी दलों की ओर से कहा जा रहा है कि जल्द ही सीटों पर सहमति बनते ही ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही उठ रहा है, आखिर दोनों ही धड़ों में सीट बंटवारे का पेच कहां फंस रहा है। बात एनडीए की करें तो इसमें बीजेपी के साथ जेडीयू और एलजेपी भी प्रमुख सहयोगी हैं। तीनों ही पार्टियां लगातार इस बात पर माथापच्ची में जुटी हैं कि सीटों पर तालमेल कायम किया जा सके। विधानसभा की 243 सीटों के लिए एलजेपी 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में भी लगी है। सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव में बीजेपी 101 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। जेडीयू को 103 सीटें ऑफर की गई हैं। वहीं एलजेपी को 27 सीटें देने की चर्चा है। फिलहाल सीट बंटवारे के फाइनल फार्मूले का इंतजार सभी को है। बात करें विपक्षी दलों के महागठबंधन की तो इसमें आरजेडी, कांग्रेस के साथ सीपीआईएमएल भी है। इसके अलावा वीआईपी, जेएमएम समेत कई दल शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यूपीए से नाता तोड़ लिया है। कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने बीएसपी के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया है। यूपीए से मुंह भंग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के भी संपर्क में थे, लेकिन सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। हमने अपनी नाव को समंदर में उतार दिया है, अब उस पार हमको जाना है, तो लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन अब जिन लोगों को लहर से डर लगना है, तो हम तो अभी भी कहते हैं कि भाई अब हमने जब उतार दिया है तो हट जरा जांच करवा ले। जिनका हट मजबूत हो तो मेरे साथ नाव पर चले, उस पार पहुंचेंगे, और जिनका कमजोर हो तो उतर जाए। तो कमजोर जिनका है लोग उतर रहे हैं। सीट के मसले पर कांग्रेस को मनाने के लिए आरजेडी हर संभव कोशिश कर रही है। सूत्रों की माने तो आरजेडी की ओर से महागठबंधन में कांग्रेस को करीब 58 सीटों का ऑफर मिला है। आरजेडी की कोशिश 150 से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की है, जबकि कांग्रेस कम से कम 80 सीटों पर दावेदारी ठोक रही है, जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है। आरजेडी किसी भी सूरत में कांग्रेस को महागठबंधन से अलग नहीं होने देना चाहती। सीटों के बंटवारे का दंगल जारी है, जो बिहार चुनाव में हर रोज नए समीकरण बना रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो बिहार चुनाव में सीटों पर पेच फंस गया है। एनडीए में सीट बंटवारे की एक तरफ जंग चल रही है। 243 सीटों के लिए एलजेपी 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। बिहार चुनाव में बीजेपी 101 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है, ये बात कही जा रही है। 243 में जेडीयू को 103 सीटें ऑफर की गई हैं। तो तमाम तरह की बातें हैं सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाई है। बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ कर रही हैं। हर कोई पार्टी चाह रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन इन सब के बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक तस्वीर साफ तौर पर साफ नहीं हो पा रही। और हमारे साथ इस बीच हमारे साथ इस वक्त प्रदीप, माफ कीजिएगा, सुजीत श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं।
सुजीत जी, बिहार के दंगल पे हम बात कर रहे हैं इस वक्त, और तस्वीर जो सामने निकल कर आ रही है वो ये देखने को मिल रहा है कि अब सीट शेयरिंग का दंगल जिसे कह सकते हैं वो शुरू हो गया है। क्या कहेंगे सबसे पहले सुजीत जी आप? आरिज आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आरिज देखिए, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि जैसे जैसे चुनाव का जो वक्त आ रहा है ना, वैसे वैसे जो सियासी गठबंधन है, इनकी राजनीतिक तापमान बहुत तेजी से आगे ऊपर नीचे हो रही है। और बहुत बड़ा बदलाव आज फिर देखने को मिला है। आरएलएसपी का जहां तक हम ये अंदाजा लगा रहे थे, या सियासी हलकों में ये अंदाजा था कि आरएलएसपी जो है एनडीए के साथ जा सकती है, लेकिन आज आरएलएसपी ने तमाम जितने समीकरण थे उनके उल्टा ध्वस्त करते हुए उन्होंने मायावती के साथ एक अपना नया मोर्चा बना लिया है। गौर करने वाली बात है, बिहार में ऑलरेडी पहले से ही एनडीए और महागठबंधन दो मोर्चे थे। एक पप्पू यादव जी ने भी बनाया हुआ था, 2-3 दिन पहले उन्होंने अपनी घोषणा की थी। आज चौथा मोर्चा आ गया है। ये लगातार समीकरण बन रहे बिगड़ रहे हैं। जहां तक महागठबंधन की बात है, मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन में कांग्रेस को 60+1 सीट ऑफर की गई है, लेकिन कांग्रेस कम से कम 70 सीटों पर अड़ी हुई है। कांग्रेस का यह कहना है कि इससे कम हम नहीं आ पाएंगे। इनफैक्ट जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है अविनाश पांडे, उनका यहां तक बयान आ गया, 2-3 दिन पहले ही बयान आया हुआ था कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी तो हम अपनी जितनी विधानसभा की जितनी सीटें हैं उस पर उतरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब ये अंदर खाने की बात है कि वो क्या तय कर रहे हैं। अब सम्मानजनक सीट कितनी हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। जहां तक 2 दिन पहले ही, 1 या 2 दिन पहले जितने लेफ्ट पार्टियां हैं उनका बयान आया था कि हम लोग तेजस्वी के साथ है। उसमें अब माले आ गए। माले का कहना है कि हमें कम से कम 17 सीटें चाहिए। उसके बाद से जो महागठबंधन की एक और बहुत अहम कड़ी है पार्टी वीआईपी, उनका ये कहना है कि हमें भी कम सीटें चाहिए। अब उनके बारे में ये विचार किया जा रहा है, जो सूचना हमें मिल रही है राजद की तरफ से, कि कम से कम आधा दर्जन सीट पे उनको आरजेडी अपने सिंबल पे अपने उम्मीदवार को उतार सकती है। कई सारे समीकरण बन रहे बिगड़ रहे हैं, न केवल महागठबंधन में नहीं, एनडीए में भी। अब एनडीए की बात जहां तक करें तो एनडीए में सबसे बड़ा जो अभी जो सीन जो अभी जो सस्पेंस अभी बरकरार है वो है लोजपा का, कि आखिर लोजपा का रुख क्या होगा। इवन लोजपा की जो एमपी है वीणा देवी, उनका आज तल्ख बहुत तेवर बहुत तल्ख रहा उनका। उनका ये कहना था कि हम लोग जो है मतलब 143 सीट पे हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए अपने उम्मीदवार को उतारने की, अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो। सबसे बड़ी बात मैं आपको आज यहाँ बताना चाहूंगा कि कल संभवतः कल 30 सितंबर है और एनडीए में जदयू और बीजेपी अपनी अपनी सीटों की घोषणा कर सकती हैं। यहाँ पर अब ये मार्के वाली बात है, केवल एक दिन बचा हुआ है जब लोजपा को अपने पत्ते खोलने होंगे। लोजपा की तरफ से पहले ही 25+2 यानी कि 25 विधानसभा सीटें और राज्यपाल की जो कोटे से मनोनीत होने वाले जो एमएलसी हैं उसमें से 2 सीटों पे का ऑफर दिया गया था, जो सूचना हमें मिली। लेकिन अभी तक ये सीन क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर लोजपा का पत्ता क्या हो सकता है, कैसे पत्ते खोलेंगे। लेकिन ये भी बहुत अब धीरे धीरे तस्वीर क्लियर होती जा रही है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। जहां एक तरफ एनडीए अपनी सीटों का जो घोषणा जो है वो कल करने की उम्मीद है, वही महागठबंधन में भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सब कुछ अगर सही रहा तो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर या संभवतः 2 अक्टूबर के पहले सीटों की घोषणा की जा सकती है। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, हर पार्टी, हर जो भी मोर्चे हैं, सबके जो पार्टियां हैं, सबके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है ये कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या किसी की मांग पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि चिराग पासवान के जो चाचा लगेंगे, जो भी हाजीपुर से एमपी हैं, पशुपति कुमार पारस, उनका 2-3 दिन पहले भी बयान आया था कि मुझे नरेंद्र मोदी के काम पे और एनडीए के चेहरे पे और एनडीए के नाम पे ही मुझे एमपी टिकट मिली। तो उनका ये कहना था कि संभव हो कि आदमी जो एलजेपी है वो एनडीए से बाहर ना जाए। ये कहीं ना कहीं इशारा था कि एनडीए में ही लोजपा रहे। बहरहाल अब 1 दिन बचा हुआ है, देखना होगा कि किस तरीके से फिर लोजपा अपना रूप क्या जो तीसरे मोर्चे का ऐलान किया है, इससे चुनावी तस्वीर के हिसाब से देखा जाए तो क्या कुछ असर पड़ेगा या ये कितना पावरफुल होगा, इसके बारे में क्या लगता है आपको?
अरिज, मैं आपकी आवाज साफ नहीं सुन। जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सूरी जी? हाँ बताएं। मेरा कहना है कि आरएलएसपी और बीएसपी के ने जो साथ में तीसरे मोर्चे का ऐलान किया है, सुजीत जी, इसके हिसाब से देखा जाए तो चुनावी तस्वीर जो बनती हुई नजर आ रही, वो कितनी, ये जो मोर्चा है ये कितना पावरफुल होगा और कितना इफेक्ट पैदा कर सकता है? आरिज, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आरएलएसपी जो थी, जो पहली बार अपने अस्तित्व में आई, जब आपको एनडीए पार्ट 1 जब सरकार बनी केंद्र में, उस समय आरएलएसपी का अस्तित्व आया था। उस समय आरएलएसपी को सीटें मिली थी और आरएलएसपी ने उस सारी सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद से ये पार्टी जो है लगातार इसमें 2-3 बार टूट हुई लगातार। इसमें टूट होने के बाद से फिर उपेंद्र कुशवाहा ने भी एनडीए छोड़ा और वो महागठबंधन में आए। महागठबंधन उनकी पूरी कोशिश थी कि एक उनको सम्मानजनक सीट अगर ऑफर हो जाता है अगर महागठबंधन में, तो वो इस पे लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी वो मनमाफिक सीटें नहीं मिल पाई, जिसके कारण ये और भी कारण रहे होंगे, जिसके कारण वो उनकी वहां सेटिंग नहीं हो है पार्टी की। तो उनका ये कहना था, आरएलएसपी और बीएसपी का ये कहना है कि जितनी बिहार की 243 जो टोटल सीटें हैं, वहां हम लोग हर सीट पे अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुशवाहा की हुई थी, उन्होंने बहुत तल्ख रुख अपनाया था तेजस्वी यादव के ऊपर, बहुत तल्ख। उन्होंने कई सारे मुद्दों के ऊपर तेजस्वी के ऊपर उन्होंने अपना करारा प्रहार किया और बहुत तल्ख उनका तेवर रहा। जहां तक आपकी बात थी कि इसका कितना असर पड़ सकता है, देखिए जितनी मजबूत बीएसपी है यूपी में, तो अगर बिहार के सीमावर्ती इलाके जो कि यूपी से लगते हैं, अगर उन जगहों में कुछ जगह जैसे सासाराम हो गया, आपका कैमूर है, फिर गोपालगंज है, सिवान में है, तो सीमावर्ती इलाके जो यूपी से लगते हैं, वहां पर मायावती की पार्टी की थोड़ी बहुत होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन पूरे एंटायर बिहार की अगर बात करें तो पूरे बिहार में मुझे नहीं लगता कि मायावती की पार्टी कोई खास छाप छोड़ सकती है, बशर्ते अगर उम्मीदवार की अपनी पहचान ना हो और क्षेत्र में अपनी पकड़ ना हो। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति के एक बड़े नाम है, लेकिन वो नाम वोट में कितना तब्दील हो पाएगा ये तो चुनाव में ही पता चल पाएगा। सुजीत जी, इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो इस बीच बहुत अहम बात की, उन्होंने ये भी साफ तौर पर निशाना साधा का बीजेपी के दखल अंदाजी महागठबंधन में भी है। इसको लेकर क्या कहेंगे? अली जी, अपनी सवाल जरा फिर से आप दोहराएं, मैं आवाज नहीं। कॉन्फ्रेंस करी साफ तौर पे, तो जैसा कि आपने बताया कि तेजस्वी यादव को उन्होंने जमकर निशाना साधा और बातों ही बातों में ये भी कह दिया कि महागठबंधन में भी बीजेपी की दखल अंदाजी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनका ये कहना था कि एनडीए में तो बीजेपी ऑलरेडी है ही, बीजेपी की पकड़ जो है वो महागठबंधन में भी है, बीजेपी अपने हिसाब से तय कर रही है। ये बहुत बड़ा आरोप है ये उपेंद्र कुशवाहा का तेजस्वी यादव और महागठबंधन के ऊपर, ये बहुत बड़ा आरोप है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर कहा कि मतलब वैसा आदमी जो मैट्रिक भी जिन्होंने क्लियर नहीं किया है और कैसे मतलब उनको हम चीफ मान सकते हैं, सोचने वाले। यहाँ पे आरिफ देखिए, ये देखिए यह राजनीति है, यहाँ पे पल प्रतिपल करवट बदलते रहता है। कल तक जब बात नहीं बनी थी तो फिर सब कुछ सही था, लेकिन आज अगर बात नहीं बनी, सॉरी, कल तक बात नहीं बनी थी तो सब कुछ सही था, आज बात नहीं बनी तो आज फिर सब कुछ उल्टा हो गया। राजनीति की बातें हैं, लेकिन जो तल्ख तेवर था उपेंद्र कुशवाहा का, वो बहुत कुछ बातें कह रहा था कि वो तल्खी उनकी दिख रही थी कि उनको किस कदर, मतलब उन्होंने कोशिश किया था कि वो उनको एक सम्मानजनक सीटें मिले। बहुत दिन से वो कोशिश कर रहे थे। उनके पार्टी के नेता खुद कई बार आरजेडी के नेताओं से मिले, आरजेडी के नेताओं से मिलने के बाद से उन्होंने अपने तरफ से भी कुछ प्रस्तावना दी थी कि हमारी इतनी सीटें पे मांग है। जाहिर सी बात है उनको उतनी सीटें ऑफर नहीं की गई होंगी, जिसके कारण उनको अपना रास्ता बदलना पड़ा। जहां तक मायावती की पार्टी की बात है, तो आप अगर देखेंगे तो हालिया चुनाव में अगर देख लेंगे तो कोई उतना कोई खास बहुत बड़ा वो नहीं है। मायावती बहुजन समाज पार्टी का बिहार में कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है। कुछ एक क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो एंटायर बिहार की बात अगर करें तो कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है। बहरहाल अब वो ये चौथा जो गठबंधन बना है, अब ये कितना असर डालेगा ये तो भविष्य की कुंडी लॉक है। तब तक इसमें क्या होगा, इसमें और कितने वोट इस महागठबंधन को कितने वोट मिलेंगे, इसको इस महागठबंधन को।
सही आपने कहा। तो फिलहाल ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन सुजीत जी, जिस तरह से आपने तमाम सीट शेयरिंग को लेकर, तमाम पार्टियों को लेकर अपनी बात रखी, आने वाले जो इस घंटे को आपने जिक्र किया कि 24 घंटे की हम बात की जाए, तो क्या कुछ अभी भी क्लाइमेक्स देखने को मिल सकता है? अभी भी दल बदल और अभी भी छीटाकशी को लेकर कुछ 24 घंटे बहुत क्लाइमेक्स का टाइम है? आरिज आरिज कृपया अपनी बात फिर से बोले, मैं आपकी आवाज मुझे कम। बिहार के हिसाब से देखे जाए कितने मायने रखते हैं, जिस हिसाब से हम चीजों को बनते बिगड़ता देख रहे हैं, बयानात देख रहे हैं, उसके मद्देनजर देखा जाए तो? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अभी आ रही है। सुजीत जी, आने वाले 24 घंटों की हम बात करें तो क्या स्थिति आप बनते देख रहे हैं? जिस तरीके से हमने देख रहे हैं कि एक तरफ तीसरे मोर्चे का ऐलान हो गया, बयानातों का दौर चल रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर भी तमाम जद्दोजहद चल रही है, आने वाले 24 घंटे कितने महत्वपूर्ण हैं बिहार के लिए? देखिए, आपका सब बहुत सही है। आने वाले 24 घंटे बहुत मायने रखते हैं आजीष। सबसे बड़ी बात है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर ये बहुत बड़ी संभावना है कि इंडिया अपनी सीट शेयरिंग की घोषणा कर दे। एनडीए की सीट शेयरिंग की घोषणा होने के साथ ही लोजपा के साथ जो भी बातें चल रही हैं या लोजपा की जो भी मांगे हैं उसका पटाक्षेप हो जाएगा। ये बहुत, क्योंकि लोजपा का पटाक्षेप होने के बाद से अब उसके बाद से सब हर किसी की नजर जो है वो महागठबंधन के ऊपर रहेगी, क्योंकि जो पप्पू यादव का महागठबंधन है और जो आरएलएसपी और बसपा का महागठबंधन है, उन्होंने तो अपना क्लियर कर दिया कि हम किन किन सीटों पर लेंगे। आने वाला 24 घंटे जो है कम से कम लोजपा के चिराग पासवान के जो भी डिसीजन है उसके ऊपर बहुत मायने रखता है। हालांकि अंदर खाने की खबर ये भी है और जो सूत्र हमें बता रहे हैं उनका ये कहना है कि बहुत ज्यादा संभव है कि चिराग पासवान इन चीज पे मान सकते हैं, क्योंकि देखिए चिराग पासवान का एनडीए से निकलना थोड़ा मुश्किल है। एनडीए से वो नहीं बाहर जा सकते हैं, वो एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। हालांकि चिराग पासवान के ही पार्टी के एक नेता का यह भी बयान आया हुआ था कि चिराग पासवान हमारी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार हैं। यहाँ पे बात की कतई नहीं है, क्योंकि एनडीए पहले ही नीतीश कुमार को अपना सीएम पद का फेस बना चुका है। लेकिन जो सीटें थी, जो मेन जीत थी, जो लड़ाई थी, वो केवल सीटों को लेकर थी, सीट शेयरिंग को लेकर थी। कितनी सीटें मिल रही हैं, ये आने वाले 24 घंटे मुझे लगता है कि बहुत सारी तस्वीर साफ हो सकती है। साफ तौर पे सुदीप जी बता रहे हैं। सुदीप जी, महागठबंधन के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस और तेजस्वी के बीच भी सीट शेयरिंग को लेकर जो है बड़ी जद्दोजहद इस वक्त चल रही है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कांग्रेस बाहर ना जाए, लेकिन कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है। इन सब के बीच देखा जाए तो क्या नजर आ रहा है आपको कांग्रेस की स्थिति? आरिश कृपया अपना सवाल फिर से दोहराएं। हाँ, अभी आ रही है। महागठबंधन को लेकर बात करें, तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग को लेकर वहां पे भी बड़ा पेच फंसा नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि भाई कांग्रेस ना जाए, लेकिन कांग्रेस भी ज्यादा सीटों पर चाहती है, डिमांड है उसकी। यहाँ पे क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है? जहां तक महागठबंधन की बात करें, मैंने आपसे पहले ही आरिश कहा था कि गठबंधन में कांग्रेस जो है उसको कभी भी आरजेडी बाहर नहीं जाना देना चाहती है, क्योंकि आरजेडी के बाद से कांग्रेस ही है जो सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन की, और वो एक अहम पार्टी है। वहां गठबंधन में वाम दल भी जुड़ गए हैं, वीआईपी ऑलरेडी है। तो ये जो भी चीजें हैं, ये मेन इनका मुख्य मुद्दा जो है सीट शेयरिंग को ही लेकर है। इसमें कहीं कोई पार्टी, कांग्रेस का ये कहना कि वो 245 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है कि अगर आप हमें 5 सीटें नहीं देंगे तो हम प्रेशर पॉलिटिक्स है हमारा, तो हम हो सकता है कि अलग रास्ता अपना लें और जाके अपनी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करें। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आरिज बताना चाहूंगा आपको कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो महागठबंधन में जितनी जरूरत कांग्रेस को भी है उतनी ही जरूरत आरजेडी को एक दूसरे को है, क्योंकि अगर वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि आरजेडी का वोट बैंक कांग्रेस के हिसाब से बहुत बड़ा है। आरजेडी ने लगभग 150 से 160 सीटों पर अपनी तैयारी भी कर रखी है अपने उम्मीदवारों को उतारने की। बाकी बची सीटें कांग्रेस और अन्य पार्टियों के ऊपर है। लेकिन अगर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस के लिए सभी सीटों पर 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा होने को तो हो सकता है, लेकिन वो वोट में कितना तब्दील है, वो विनिंग सीट कितनी हो सकती है,
ये थोड़ा कहना अभी जल्दबाजी होगी कि वो विनिंग सीट में कितनी तब्दील हो सकती है। 243 सीट में से कितनी सीटें अगर कांग्रेस अपने दम पर खड़ी करती है तो कितनी वो विनिंग सीट में आ जाएगी। थोड़ी जल्दबाजी होगी, इसके बारे में भी कहना है। तो देखना दिलचस्प है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उलझा हुआ है, ये सुलझेगा कब, इसके लिए कुछ वक्त का आपको इंतजार करने की जरूरत है। तमाम पार्टियां इसका जल्दी ऐलान करेंगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बिहार के दंगल में हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो। लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे। इस बार टेक केयर तो कहेंगे, लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम उन 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे। अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं। अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं, 10 लोगों को फोन लगाएं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, हर रविवार डेंगू पर वार। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिहार के दंगल में। जी हां, बिहार के दंगल में अब ये देखने को मिल रहा है, सीट बंटवारे का दंगल लगातार जारी है इस वक्त बिहार पे। और जैसा कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुदीप जी जुड़े हुए थे, आने वाले 24 घंटे बहुत अहम माने जा रहे हैं। फिलहाल महागठबंधन में सीट बंटवारे की जंग ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। 243 सीटों के लिए एलजेपी 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। बिहार चुनाव में बीजेपी 101 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। 243 में जेडीयू को 103 सीटें ऑफर की गई। एनडीए में सीट बंटवारे की जंग, एलजेपी को 27 सीटें देने की चर्चा भी चल रही है। सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूले का अभी भी इंतजार है सभी को। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी की ओर से महागठबंधन में कांग्रेस को करीब 58 सीटों का ऑफर दिया गया है। आरजेडी की कोशिश 150 से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की है। कांग्रेस कम से कम 80 सीटों पर दावेदारी ठोक रही है। और हमारे साथ सुजीत जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की सियासत को बहुत जमीनी और बहुत बारीकी से समझते हैं। सुजीत जी, हमने सीट शेयरिंग की बात करी, लेकिन इस बीच हम मुद्दों की भी बात कर लेते हैं। तमाम पार्टियां हैं, बड़े बड़े दावे हैं, हर कोई ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा दावेदारी कर रहा है। लेकिन सुधीर जी, इस बीच जनता के मुद्दों की बात की जाए, आम मुद्दों की बात की जाए, जमीनी मुद्दों की बात की जाए, क्या लगता है आपको इस चुनाव में कितनी पार्टियां उन मुद्दों को लेकर लोगों के पास पहुंची हैं, उनके करीब पहुंची हैं और उनसे वोट की मांग की है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव है कि हमें हमारी अगर सत्ता में आती है तो हम 10 लाख लोगों को, पहली कैबिनेट की जो हमारी मीटिंग होगी उसमें ही हम
बड़ी संख्या में जो वैकेंसी को क्रिएट करेंगे, वैकेंसी को लाएंगे। देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि बिहार में रोजगार बहुत बड़ा मसला है, और अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन पीरियड में जो भी प्रवासी बिहारी थे वो कितनी बड़ी संख्या में बिहार में लौट के आए थे। ये तेजस्वी का कहना है कि वो बड़ी संख्या में अपने वैकेंसी लेके आएंगे। जहां तक जमीनी मुद्दों की बात है, तो बिहार में सारे मुद्दे एक तरफ हैं और रोजगार बहुत बड़ा इश्यू है। तेजस्वी यादव ने शायद उसी मुद्दे को देख के इन सब चीजों को कहा है। जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है, तो नीतीश कुमार का ये कहना है कि उन्होंने अपने कर कटाव से कहा कि आप क्षेत्र में जाएं और लोगों को ये बताएं कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था और 15 साल बाद का बिहार कैसा है, और आप जाके लोगों को ये बताएं कि जहां पहले सड़क जो थी वो नाम की सड़क थी और बिजली नाम की आती थी, आज दोनों चीजें बदल गई हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे काफी सारा फोकस है। सबसे बड़ी बात मैं आप यहाँ बताना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी जो भी हो वो बहुत पूरी गंभीरता से रोजगार जैसे मुद्दे पे, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे पे बहुत गंभीरता से बातें नहीं कर रही है। हर पार्टी का अपना ही एक अलग सा ध्यान है कि हमें सत्ता कैसे मिल सकती है, चाहे उसके लिए गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़े, चाहे उसके लिए जो कोई भी वादे करने पड़े। चुनाव में वादों का ही दौर चलता है और वो चीजें यहाँ भी दिख रही हैं। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है लंबे लंबे बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। कोई किसी पार्टी का ये कहना है कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई या हम सत्ता में भागीदार हुए तो अल्पसंख्यक या जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं उनको कमी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जैसा कि सुदीप जी ने कहा, जो रोजगार जो बिहार का सबसे बड़ा जमीनी मुद्दा है उसको लेकर कहीं भी चर्चा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन बिहार के दंगल में जैसा कि शीट शेयरिंग को लेकर मसले मसाइल चल रहे हैं, जद्दोजहद चल रही है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा इसका इंतजार कुछ ही वक्त का है और जल्दी इसका ऐलान भी हो जाएगा। बिहार के दंगल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
खबरों का सारथी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या है भरण पोषण की परिभाषा?